नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा मगध की सफलता का कारण और दूसरा भारत पर विदेशी आक्रमण। तो देखिए, मगध की सफलता का कारण लगभग वही है जो मगध साम्राज्य के उद्भव का कारण कि मगध इतना शक्तिशाली कैसे बना। तो जो जो कारण रहे हैं तो लगभग वही मगध की सफलता के कारण में आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पहला लिख सकते हैं अपेक्षाकृत योग्य, साहसी और चालाक शासक होने के कारण मगध सफल रहा। दूसरा चीज आप लिख सकते हैं मगध की जो आर्थिक स्थिति रही वो बहुत सशक्त थी। ठीक है, तो जो मगध का आर्थिक आधार रहा है वो बहुत सशक्त था, जिसमें आप मिनरल्स देखते हैं, साथ ही साथ कृषि योग्य भूमि देख लेते हैं आर्थिक आधार पे। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, तो मगध की जो राजधानियां थी, जितनी भी राजधानियां बनी थी, सभी प्राकृतिक दुर्ग हो या प्राकृतिक कारणों से सुरक्षित थी। जैसे कि आप राजगृह देखते हैं तो वो 7 पहाड़ियों से सुरक्षित था। वहीं आप देखते हैं जो पटना था वो नदियों से घिरा था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लोहे की खानों पर नियंत्रण मगध का ही होता था। लोहे की खान मतलब जो आज का हमारा छोटा नागपुर के पठार का क्षेत्र है वो पहले मगध का हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट एक टॉपिक आप ऐड कर देंगे, उत्तर पूर्वी भारत से नियमित तौर पे जो हाथियों की आपूर्ति की जाती थी। ठीक है, जिससे मगध को और ज्यादा शक्ति प्राप्त हुई। और अगला एक टॉपिक और लास्ट टॉपिक के तौर पे आप ऐड कर सकते हैं कि सर्वप्रथम गंगा घाटी में सिक्कों का प्रचलन हुआ। इससे राज्य की जो विशेष तौर पे सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? राज्य को हुआ। ठीक है, टैक्सेशन के रूप में या फिर राजकोष बढ़ा, तो राजकोष बढ़ेगा तो क्या होगा? सैन्य बढ़ेंगे, सैन्य सुविधाएं बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिक साम्राज्य का विस्तार होगा। तो ये मगध की सफलता के कुछ कारण रहे हैं। अब अगला जो टॉपिक आता है साथियों वो हमारा है विदेशी आक्रमण। तो देखिए, भारत पे जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण आपको जिसका प्रमाण मिलता है तो वो है ईरानी आक्रमण। कौन सा आक्रमण है? ईरानी, याद रखना है। कब हुआ था? तो कहा जाता है कि लगभग 1516 बीसी ईसा पूर्व के आसपास आप देखते हैं तो ईरान का जो शासक था डेरियस, जिसे दारा भी कहा जाता है, ये हखामनी वंश से संबंधित है। किसी हखमनी वंश से संबंधित था। ठीक है, अब जो डेरियस प्रथम था इसने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। इसी को दारा भी कहते हैं। उस कहा जाता है कि उत्तर पश्चिम भारत मतलब जो आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिम भारत के हिस्से में आता था। तो उस पे क्या हुआ है, लगभग 200 सालों तक कब्जा रहा है। मतलब 200 साल मतलब 200 ईयर्स की बात की जा रही है। तो 200 साल तक उसका क्या रहा है? कब्जा रहा है। अब इसका कैसे पता चल रहा है? तो आप देखते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में आपको क्या मिलता है? खरोष्ठी लिपि, है ना? कौन सी? खरोष्ठी लिपि का प्रचलन देखने को मिल जाता है। लिपि मतलब जिसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो जिस पैटर्न में चीजें लिखी जाती हैं तो उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, ऐसे खरोष्ठी एक लिपि है। ठीक है, तो खरोष्ठी आप देख सकते हैं तो उसका आपको प्रचलन देखने को मिलता है उत्तर पश्चिम भारत में। इसी वजह से अनुमान लगाया जाता है कि जो दारा था तो उसका क्या रहा है? प्रभाव रहा है। लगभग 200 वर्षों तक उसके वंश से संबंधित लोगों का प्रभाव रहा है ईरानी आक्रमण में। ठीक है, नेक्स्ट यही चीज आप देखते हैं तो खरोष्ठी लिपि फिर आपको बाद में कहाँ देखने को मिलती है? तो अशोक के शिलालेख में आपको खरोष्ठी लिपि मिलेगी इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट और एक चीज और आप कह सकते हैं कि जो मौर्यकालीन कला है इस पर आप देखते हैं तो ईरानी कला का कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो मौर्यकालीन कला, जो कला मतलब आर्किटेक्ट वगैरह जो भी डेवलप की गई है, मतलब तो वो सारी चीजें वहाँ आपको क्या देखने को मिलता है कि इसमें आपको ईरानी कला की कुछ चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ईरानियों का प्रभाव रहा है भारतीय संस्कृति पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सिकंदर का आक्रमण। तो अगला जो आक्रमण आप देखते हैं, हमने किसकी बात की? डेरियस की बात कर ली। अब उसके बाद जो अगला आक्रमण होता है भारत पे वो सिकंदर का आक्रमण होता है। अब देखिए, सिकंदर जब आक्रमण करता है तो वो टाइम पीरियड था लगभग 326 ईसा पूर्व का आसपास टाइम था। और इस जो युद्ध होता है इसे हाइडे स्पीच युद्ध बोला गया। झेलम नदी के तट पे ये युद्ध लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के बीच में। पोरस जो थे वो पंजाब के राजा हुआ करते थे। ठीक है, अब पंजाब मतलब आज का पंजाब राज्य नहीं, पंजाब पाकिस्तान वाला और यहाँ इंडिया वाला दोनों मिला दिया जाए तो वो पंजाब वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखते हैं कि जो 326 ईसा पूर्व में देखते हैं तो भारत पर आक्रमण हुआ। अब ये आया किससे था? तो उत्तर पश्चिम में आप देखते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में तो आपको खैबर पास दिखता है, खैबर दर्रा दिखता है, तो उसी के माध्यम से ये एंटर किया था भारत में। अब ये तक्षशिला के शासक पहले अंबी पे वो किया, लेकिन अंबी ने क्या कर दिया? सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब उसके बाद सिकंदर क्या करता है? झेलम नदी पार करेगा। झेलम नदी पार करेगा तो क्या होगा? पोरस से लड़ाई हुई।
और पोरस से क्या हो गया, पोरस कहा जाता है, पोरस और सिकंदर के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें पोरस ने बहुत बहादुरी से सामना किया था सिकंदर का, और लास्ट में पोरस हार गए। और उसके बाद फिर आप लोग क्या जानते ही हैं इतिहास में फिर क्या हुआ कि जो सिकंदर था उसने क्या किया कि पोरस को राजा बनाया, साथ ही साथ जो अंभी वाला जो क्षेत्र था गंधार वाला वो भी क्या कर दिया, पोरस के ही कंट्रोल में दे दिया था। नेक्स्ट और एक चीज आपको देखने को मिलती, जब ये सब अभियान हुए तो जो सिकंदर का अभियान रहा है, सिकंदर का आक्रमण रहा है, वो भारत में बहुत बड़ा चेंज लाने को वो कर गया। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है तो आप देखेंगे तो भारत के इतिहास में तिथि क्रम का पहले से तो निर्धारण नहीं होता था सिकंदर के आक्रमण से पहले, लेकिन यूनान में कहा जाता है कि जो भी घटनाएं होती थी उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। अब इसका रिकॉर्ड रखा गया, इसका मतलब हमें लोग को फायदा ये हुआ कि हम लोग जब इतिहास लिखे तो हम लोग को फायदा मिल गया डेट को लेके। ठीक है, तो डेट्स वगैरह हम लोग आसानी से अपने इतिहास में ऐड करने लगे। दूसरी चीज आप देखते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत तथा मध्य व पश्चिम एशिया एवं यूरोप के बीच व्यापारिक मार्ग व संपर्क के दृष्टिकोण से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जो उत्तर पश्चिम आप देख रहे हैं भारत और मध्य पश्चिम एशिया का जो भी क्षेत्र है, तो उनके बीच क्या होते थे, व्यापारिक संबंध होते, से ये प्रमाण चल गया। सिकंदर के पश्चात भी यूनान और भारत के बीच संपर्क की प्रक्रिया जारी रही है। आप लोग जैसे कि जानते हैं भारत और यूनान में, जिसमें आप देखते हैं सेल्यूकस निकेटर जब भारत तो उसने मेगास्थनीज को भेजा था। साथ ही साथ जब आप देखते हैं तो बिंदुसार जो होते हैं वो खुद ही मिस्र वगैरह है ना, तो जो वहाँ के राजा थे उस क्षेत्र विशेष के, तो उनके पास लेटर में भेजा था कि दार्शनिक चाहिए, अंजीर चाहिए, साथ ही साथ मदिरा वगैरह की लिए डिमांड की थी, बिंदुसार ने की थी। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सिकंदर के साथ आए विद्वानों में आप देखते हैं तो उत्तर पश्चिम भारत में सांस्कृतिक जीवन की जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। मतलब जो सिकंदर के साथ आए थे विद्वान, उन्होंने जब किताबें लिखी तो उन किताबों जो विवरण मिलता है वो उत्तर पश्चिम भारत की जानकारी से संबंधित होता है। ठीक है, सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदरिया, क्या सिकंदरिया और बाउकेफाल, बाउकेफाल नामक शहर की स्थापना की। सिकंदरिया और बाउकेफाल ये दो शहर बसाए थे, किसने, सिकंदर ने बसाए थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो अगला हमारा वीडियो होगा बुद्धकालीन समाज होगा, मतलब बुद्ध के टाइम पीरियड में समाज कैसा था, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।